ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनदर सेशन में। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, मतलब उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हम कल कर रहे थे, दैट इज अ रिस्क। रिस्क के बारे में हमने कल काफी कुछ जान लिया था। जो इसकी थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है, मैंने सारे रिस्क आपको पढ़ा दिए थे, या पीडीएफ में से पढ़ लेना। आज मैं पीडीएफ कंबाइन इसकी अपलोड कर दूंगा, जिसमें बेसल और रिस्क का दोनों का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। मैं अब आपको आज बताने वाला हूं बेसल नॉर्म्स के बारे में, कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स यहां पर हम डिस्कस करेंगे बेसल के बारे में। और देखते हैं कि कैसा रहता है सेशन। ठीक है, ओके। आवाज आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म तो कर दो मुझे, उसने कोई कमेंट नहीं किया। ठीक है, चलो, एवरीथिंग इज फाइन ना? ओके, कल हमने जो रिस्क का टॉपिक डिस्कस किया था, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क था, दैट इज द क्रेडिट रिस्क, रीपेमेंट रिस्क, यानी कि लोगों का पैसा वापस ना आने का रिस्क बैंक के पास। बैंक के पास सबसे बड़ी चीज ही यही है कि भाई साहब, जो पैसा देता है बैंक, वो पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, यही सबसे बड़ा रिस्क है। क्योंकि वही पैसे को उसने डिपॉजिटर्स को लौटाना है, नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उसको यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क भी आ सकते हो, कल को उसके बारे में जांच हो सकती है, तो ऑपरेशनल रिस्क भी सामने आ सकता है कि एम्प्लॉई ने फ्रॉड किया तो उस वजह से यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी, है ना। तो तरह तरह से वो चीजें आगे लेकर चलेंगी। तो क्रेडिट रिस्क तो मेन सॉलिड चीज तो यही है। अब यही क्रेडिट रिस्क या फिर इन सभी रिस्क को एक ओवरऑल यहां पर बचने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि यार रिस्क से बचा जा सके। अब रिस्क से बचने के लिए ये तो है नहीं कि आप लोन देना बंद कर दोगे, लोन तो आप फिर भी दोगे, लोन देना है, लेकिन हमें यह भी प्रयास करना है कि इन रिस्क को हम मिनिमाइज करें, इन रिस्क को हम कम से कम करें। ठीक है, कोशिश करें कि रिस्क ज्यादा लिए तो जा रहे हैं, लेकिन उनमें लॉसेस के चांस है वो कम हो। ठीक है, तो उसी को हम रिस्क एनालिसिस या फिर रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, कि आपके लॉसेस को पहचान कर, लॉसेस को यहां पर एंटिसिपेट करने के बाद आप उन लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें, या फिर लॉसेस को आप यहां पर बिल्कुल खत्म कर सकें। दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। उसको रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट माना जाता है। और उसी के तहत वन ऑफ द थिंग जो कि यहां पर इंट्रोड्यूस की गई थी, वो थे यहां पर बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, ये कोई इंडिया की प्रोडक्ट नहीं है या इंडिया के द्वारा नहीं किए गए थे। ये बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर यहां पर आपका बेसल नाम की एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पर स्थित है। ठीक है, इसके द्वारा यहां पर आपका एक कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी, और उन गाइडलाइंस को हम बेसल नॉर्म्स कहते हैं। और ये बेसल नॉर्म्स जो हैं, ये पूरी दुनिया के जो भी बैंक्स हैं, जो कि सेंट्रल बैंक्स हैं, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई इज द इंडिया सेंट्रल बैंक। ठीक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो आरबीआई के द्वारा यहां पर आपका इंडिया के जो सेंट्रल बैंक को यहां पर इंस्ट्रक्शन जारी की गई। इसी तरह से बहुत सारे देशों के सेंट्रल बैंक को जारी की गई, जो कि इसके मेंबर थे, इस पर्टिकुलरली कमेटी के। इनको कहा गया कि एज पर बेसल नॉर्म्स आपको हम गाइडलाइन जारी करते हैं कुछ चीजों की, जिसमें से एक पहली चीज थी यहां पर किससे संबंधित थी, वो थी आरडब्ल्यूए। आरडब्ल्यूए, या फिर सॉरी, आरडब्ल्यूए नहीं, अरे यार, ठीक है, जो सबसे पहली चीज थी वो थी यहां पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इससे रिलेटेड गाइडलाइन जारी की गई। सबसे पहले शुरुआत इससे हुई थी, जिसको हम बेसल 1 कहते हैं। फिर उसके बाद बेसल 2 नॉर्म्स आए, फिर आज की डेट में बेसल 3 नॉर्म्स चल रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड अपडेशन यहां पर अभी फिलहाल चल रहा है। सबसे पहले शुरुआत बेसल 1 से हुई थी, जिसमें यहां पर ये बीसीबीएस ने यहां पर इंस्ट्रक्शन जारी की उसके मेंबर जो थे, जो सेंट्रल बैंक उसके मेंबर थे, उनको, कि आपके यहां पर एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करके एक परसेंटेज मेंटेनेंस करनी पड़ेगी।
और किसको मेंटेन करने पड़ेंगे? आपके वहां के सभी बैंक्स को। आप अपने बैंक्स को इंस्ट्रक्शन जारी कर दीजिए कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करना स्टार्ट कर दीजिए, ये इंस्ट्रक्शन जारी कीजिए, ठीक है। तो जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना स्टार्ट करना था, उसी तर्ज पर यहां पर बीसीबीएस ने, आरबीआई ने कहा कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ये आपको 8% मेंटेन करना जरूरी है आपके सभी बैंक्स को। आरबीआई कहता है मैं 8% नहीं, मैं तो कहूंगा कि 9% मेंटेन करो। तो आरबीआई ने सभी हमारे इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, उन सबको कह दिया कि आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो मिनिमम 9% यहां पर होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? 9% आपका ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए, ठीक है। ये कहा आरबीआई ने सभी इंडिया के बैंक्स को। अब मुद्दे की बात आती है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता क्या है, ठीक है, उससे बात करते हैं। देखो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ये, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स, ठीक है, आरडब्ल्यूए। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो आरबीआई के अनुसार ये जो हमने निकालना है ये हमारा एटलीस्ट मिनिमम 9% होना चाहिए, ये आरबीआई ने कहा। अब इसमें हमें एक एक करके देखते हैं कि टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल और रिस्क वेटेड असेट होता क्या है, ठीक है। टीयर 1 कैपिटल जो होती है आपकी, वो वाली कैपिटल होती है जो आपकी नॉर्मल वाली कैपिटल है ना, जिससे आप अपने किसी बिजनेस को, बैंक को, वर्किंग को स्टार्ट करते हो, है ना, उसको हम टीयर 1 कैपिटल कहते हैं, जिससे हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, बैंक स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, दैट इज द टीयर 1 कैपिटल। ओके, टीयर 2 कैपिटल किसको कहते हैं? टीयर 1 कैपिटल नॉर्मल कैपिटल। अब बात आती है टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जो कि यहां पर इस पैसे को, ये पैसा तो देखो रूटीन में बिजनेस में इस्तेमाल हो गया, पूंजी लगाई, उसको कोई चीज खरीद ली, उससे आपने कोई जगह खरीद ली, उससे आपने कोई आगे इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो भी किया आपने, ठीक है, तो वो हुआ। टीयर 2 कैपिटल आपकी तभी इस्तेमाल की जाती है जब आपकी सिचुएशन हो जाती है वाइंडिंग अप की, यानी कि जब बिजनेस बंद होने के कगार पर होना, तभी ये वाला पैसा इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले इस पैसे को यहां पर क्या होता है, इस पैसे को अलग से रखा होता है, ये पैसे को इस्तेमाल नहीं करते हम रूटीन में। जैसे नॉर्मल कैपिटल को तो आप इस्तेमाल करते हो, पूंजी को आप लगाई किस लिए, पूंजी आपने इन्वेस्ट किया किस लिए किया, कि डेली रूटीन का काम चलाने के लिए। लेकिन टीयर 2 कैपिटल के तहत जो चीजें होती हैं वो यहां पर आपकी इस्तेमाल नहीं की जाती रूटीन में, वो यहां पर कभी कभार इस्तेमाल की जाता है, यानी कि वो जो केसेस होते हैं वो यहां पर कोई रेयरेस्ट केसेस होते हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व किसको कहते हैं? रीवैल्यूएशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है यहां पर कि मान लीजिए आपने कोई एक बिल्डिंग खरीदी है अपने बिजनेस के लिए, बैंक ने कोई प्रीमाइसेस खरीदा है, उस प्रीमाइसेस की एक्चुअल वैल्यू आज मैंने खरीदा, मान लीजिए 10 लाख में वो प्लॉट खरीदा, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, लेकिन आज से यहां पर कुछ कहूं कि 5 साल बाद, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख तो नहीं रहेगी, ऑब्वियस बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हमारी बैंक की बैलेंस शीट का जो कंसेप्ट है, जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको शायद पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, आई डोंट नो, बट उसमें एक कंसेप्ट और होता है कि जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स हमारी जो होती हैं, उनको हम हिस्टोरिकल वैल्यू पर लिखते हैं। हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब जो ओरिजिनल उनकी वैल्यू होते हैं, जब हमने खरीदा था उसी वैल्यू पर लिखते हैं, उसको हर एक साल बदलेंगे नहीं। मान लीजिए बिल्डिंग का रेट तो हर एक साल बढ़ता रहता है, 10 लाख है, 12 लाख हो गया, 14 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, तो हम उस चीज को बार बार बदलेंगे नहीं। मैं एवरी ईयर 10 लाख का 20 लाख 30 लाख नहीं लिख सकता। अगर मैं सेट साइड में इतनी इंक्रीज कर रहा हूं तो मुझे अपनी लाइबिलिटी साइड भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी मेरी बैलेंस शीट इक्विवेलेंट होगी। तो अब वो उधर बढ़ रहा है तो इधर मैं कैसे इंक्रीज करूंगा, मेरे पास कोई फंड्स थोड़ी ना है। उधर बढ़ने का मतलब ये थोड़ी ना होगा मैंने उसको बेच दिया। तो वही चीज रिवैल्यूएशन रिजर्व में रखी जाती है। रिवैल्यूएशन रिजर्व के अलग से अकाउंट बनाया जाता है, जहां पर हम ये चीज लिखते हैं कि मेरी जो असेट जो है, जो कि हिस्टोरिकल वैल्यू में बैलेंस शीट में लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअल में उसका कितनी वैल्यू है मार्केट में। तो हमें आइडिया लगता रहता है रिवैल्यूएशन रिजर्व के माध्यम से कि मेरे पास इतना पैसा हो सकता है
अगर मैं इस प्रॉपर्टी को बेच दूं तो वाइंडिंग अप का केस आ गया। अब प्रॉपर्टी को बेचूंगा क्यों? तभी बेचूंगा जब मेरा वाइंडिंग अप, यानी कि मेरा बिजनेस खत्म हो रहा है, मैं उसको समेट रहा हूं बिजनेस को, दैट इज वाइंडिंग अप। तो जब समेट रहा हूं तो मेरे पास आइडिया होगा कि भाई साहब इतना पैसा मेरे को बन जाएगा, तो दैट इज अ रिवैल्यूएशन रिजर्व। हाइब्रिड सिक्योरिटी, हाइब्रिड सिक्योरिटी, खैर ये सिक्योरिटी जो होती है इसके बारे में यहां पर हम फिर से बात करेंगे कुछ समय बाद, जब हम बात करेंगे आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस की, उसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे यहां पर हमारे पास शेयर्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कि कन्वर्टेबल होते हैं बॉन्ड्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स विद द फीचर ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं जिनको बॉन्ड्स को कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी में, यानी कि शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये पॉइंट अगर अभी समझ में आता है वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आता तो मैं कुछ लेक्चर्स के बाद ये पॉइंट का ऊपर डिस्कशन दोबारा से होगा जब हम फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये भी आपके बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को आप कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन कन्वर्ट तब होंगे जब यहां पर आपका जरूरत होगी, जब वाइंडिंग अप का केस होगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट डेट, सबऑर्डिनेट डेट यहां पर एक प्रकार का सिक्योरिटी इंटरेस्ट है बॉन्ड्स और स्टॉक्स में, जो कि यहां पर आपका लोअर प्रायोरिटी रखते हैं इन अनदर सिक्योरिटी। यानी कि अगर आपने ऐसे कुछ बॉन्ड्स जारी कर देते हो जिनकी रीपेमेंट तभी आपको मिलेगी जब यहां पर कंपनी खत्म हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तभी आपको उसकी पेमेंट करनी है, उससे पहले आपको उसकी पेमेंट करनी ही नहीं है। ऐसे बॉन्ड्स भी जारी किए जाते हैं, ऐसे कैपिटल भी यहां पर हमारे पास होती है कि उनकी रीपेमेंट हमें यहां पर नहीं करनी, रीपेमेंट तभी होगी जब यहां पर आपका एक वक्त आएगा, एक वाइंडिंग अप का केस आएगा, तब तक हमारे पास वो पैसा रहेगा सुरक्षित, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं जो कि हमेशा वाइंडिंग अप के केस में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन तीनों की जो कॉम्बिनेशन है उसको हम टीयर 2 कैपिटल आपका कहते हैं। तो ये तो आपका हो गया न्यूमरेटर सॉर्ट। अब आते हैं हम डिनोमिनेटर की बात पर। डिनोमिनेटर में वर्ड लिखा हुआ है रिस्क वेटेड असेट्स। रिस्क वेटेड असेट्स में जो असेट्स का मतलब है वो क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। मतलब क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस, इसका मतलब असेट का मतलब। अब आगे उसके लग गया है रिस्क वेटेड। क्या मतलब हुआ? देखो हमारे बैंक में जितने भी टाइप ऑफ लोन्स होते हैं वो सारे के सारे लोन्स का अपना अपना एक फंडा होता है रिस्क का, कि कितना रिस्की है वो लोन। रिस्की इन द सेंस कि उसकी रीपेमेंट मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो उसी तर्ज पर यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सर्कुलर निकालता है बेसल नॉर्म से संबंधित, और उस सर्कुलर में यहां पर बैंक के जितने भी टाइप ऑफ लोन्स हैं, जितने भी टाइप ऑफ लोन्स हैं, उन सभी लोन्स के बारे में क्या किया जाता है? उन सभी लोन्स के बारे में आपको बताया जाता है ये कितना लोन में कितना रिस्क है, कि इसके रीपेमेंट के चांसेस अगर बहुत कम है तो उसका रिस्क जो है वो बढ़ा दिया जाता है परसेंटेज में, और रीपेमेंट के चांसेस बहुत कम, मतलब कि आ जाएगा पैसा, तो उसका रिस्क उतना ही कम किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आरबीआई कहता है कि भाई साहब एग्रीकल्चर लोन जो है वो काफी ज्यादा रिस्की है, तो एग्रीकल्चर लोन को यहां पर वो रिस्की दिखाते हुए क्या करेगा? 150% की इक्वलेंट कर देगा कि यार ज्यादा रिस्की है, तो इसके अगेंस्ट जो हमें काम करना है ना वो 150% का हम इसको एक वेट दे देते हैं, रिस्क वेट। ये स्टैट की टर्म है। किसी भी चीज को उसका प्रभाव जो है ना, उसका जो एक ओदा है ना, उसको बढ़ाने के लिए हम उसको वेट्स दे देते हैं, है ना, उसको एक्स्ट्रा कुछ दे देते हैं, पॉइंट्स दे दीजिए, समझ लीजिए, है ना। जैसे आपको होता है ना, जैसे एग्जाम में होते हैं, एग्जाम में ऐसे होता है, मान लीजिए आपका 50 नंबर का पेपर है ना। अब जैसे आपका ये होता है जीए का पेपर, एसबीआई पीओ मेंस में 60 नंबर का पेपर होता है, क्वेश्चन आते हैं 40 ही आते हैं ना, है ना। तो जो 40 क्वेश्चन आए, अब नंबर है 60, यानी कि कुछ क्वेश्चन का वेट जो होगा वो ज्यादा होगा ना इन कंपैरिजन उधर। हो सकता है कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के हो सकता है कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के हो, ये भी हो सकता है। तो वही चीज है कि कुछ नंबर्स, कुछ लोन का जो वेट है उन्होंने ज्यादा कर दिया, यानी उसको उन्होंने ज्यादा रिस्की मान लिया। और अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ग्रंटेड कोई लोन दे रखा है ना, वो मुद्रा मुद्रा जिसमें गवर्नमेंट की गारंटी है, तो हो सकता है उसका रिस्क 0% हो, तो उस लोन को उन्होंने 0% मान लिया कि कल को डूबेगा भी तो इसका पैसा गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके, समझ गए मेरी बात, कि अलग अलग टाइप ऑफ लोन का अलग अलग रिस्क फैक्टर के हिसाब से उसको एक वेट दे दिया जाता है, रिस्क वेट जिसको कहते हैं, वो आरबीआई डिसाइड करता है। उसका बहुत बड़ा सर्कुलर है। अगर आपने कुछ दिन पहले मेरी आरबीआई कॉर्नर की एक क्लास देखी, अगर नहीं देखी तो टेंशन मत लेना, ज्यादा मत सोचना, फिर कभी दिखा दूंगा। उसमें मैंने एक सर्कुलर आपको दिखाया था बेसल नॉर्म्स का, उसमें पूरा 300 पन्नों का शायद वो सर्कुलर था,
उसके अंदर मैंने अलग अलग आइटम्स आपको दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये देखो इसमें इतना रिस्क वेट है, इसमें इतना रिस्क वेट है, इसमें इतना रिस्क वेट है। तो वही ये सर्कुलर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना, इधर उधर कई बार आप भटक जाते हो, तो इधर उधर जाकर आप कुछ चीजें नोटिस करते हो, तो वहां पर आपको जो बताया जाता है या फिर जो एक फंडा जो चल रहा है, ठीक है, वो चीज यहां पर जो चल रही है वो चल रही है क्या, वो ये चल रही है कि आपको ना ये जो चीज है ना रिस्क वेट को प्रोविजन के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है। अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा सा शांति से, जो एक होता है लोन, जब एनपीए होता है तो उसके अगेंस्ट हमें प्रोविजन करना पड़ता है, और वो प्रोविजन कहां से होता है, आपकी पूंजी में से होता है, ठीक है, आपके प्रॉफिट में से होता है वो प्रोविजन। एक तो वो कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट में अगर मैंने 150% उसका रिस्क वेट किया है, तो 150% रिस्क वेट करने का ये मतलब नहीं है मैं इसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन अलग से रख रहा हूं, मैं इसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन अलग से नहीं रख रहा हूं, ये प्रोविजन वही का वही है, ठीक है। एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो ये प्रोविजन वही का वही है, ये कोई अलग से आपको पैसा नहीं रख रहा कि मैं 150%, मान लीजिए मैंने 1 लाख का एग्रीकल्चर लोन दे रखा है, तो मुझे कोई 1.5 लाख रुपए मुझे अलग से कहीं पर रखना है, नहीं, कोई अलग से नहीं रखना। लेकिन जो एनपीए की प्रोविजन होती है उसमें मुझे रखना पड़ता है, इसमें नहीं रखना। ये जस्ट एक कैलकुलेशन पर्पज से है कि मुझे कैलकुलेशन करके मुझे फाइनली जो फिगर है उसमें पुट करके मुझे 9% निकालना है, ये कैलकुलेशन पर्पज है, इसको अलग से कहीं नहीं रखते हम। ये पैसा अलग से रखकर किसी अकाउंट में नहीं रखा, कोई जमा नहीं किया, कोई बैलेंस शीट में नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा। दिस इज नॉट आइटम जो कि बैलेंस शीट में शो की जाती है, ठीक है। प्रोविजन जो होता है वो बैलेंस शीट में शो किया जाता है, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट भी बनता है और आपकी बैलेंस शीट में भी उसका फंडा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये रिस्क इस तरह से कैलकुलेट किया गया, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक आपको लिख ही देता हूं रिस्क वेट की कैलकुलेशन। मान लीजिए एग्रीकल्चर लोन किसी बैंक ने यहां पर 100 लाख के दे रखे हैं, ठीक है। इसी तरह से एजुकेशन लोन उसने 20 लाख के दे रखे हैं, हाउसिंग लोन उसने यहां पर 20 लाख के दे रखे हैं, ठीक है। उसने कोई पर्सनल लोन दे रखे हैं 10 लाख के, है ना, और सीसी लिमिट उसने दे रखी है यहां पर आपकी 50 लाख की, है ना। इस तरह से उसका ये एक पोर्टफोलियो मैंने बना दिया। अब मुझे लगता है, आरबीआई को लगता है कि भाई एग्रीकल्चर लोन रिस्की है तो उन्होंने इसको 150% दे दिया रिस्क वेट, उसको लगता है एजुकेशन लोन रिस्की है तो उसको 120% वेट दे दिया, 125 दे दिया, है ना। हाउसिंग लोन उसको लगता है इतना ज्यादा रिस्की नहीं है तो उसको 90% वेट दे दिया, है ना। और पर्सनल लोन वो कह रहा है यहाँ रिस्की हो सकता है, नहीं भी हो सकता, उसको हो सकता है 100% दे दिया। सीसी लिमिट वो कहते हैं प्रॉपर्टी अगर मिल रखी है तो ठीक है, ज्यादा रिस्की नहीं है, अगर नहीं मिल रखी तो ज्यादा बढ़ा दो। अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का वो रिस्क वेट जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको 75% दे दिया। तो अब जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, 150 आएगा, इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरह से मैं कैलकुलेशन कर कर यहाँ पर टोटल लगा लूंगा, जो मेरा ये टोटल आएगा इसको मैं कहूंगा RWA, दैट इज द रिस्क वेटेड एसेट। आप इसका टोटल जब लगाओगे तो अलग आएगा आपके पास, और इसका टोटल जब लगाओगे, जो ये टोटल मल्टीप्लाई करके आएगा, इसका टोटल अलग आएगा। और जो हमारे पास फॉर्मूला था, जो हमारे पास फॉर्मूला था ना, अरे यार, जो हमारे पास फॉर्मूला था, जो अभी आरडब्ल्यू की कैलकुलेशन आएगी उसको यहां पुट करना है, टीयर 1 पुट करना है, टीयर 2 पुट करना है, और जो मेरी कैलकुलेशन बनेगी वो मिनिमम 9% यहां पर होनी चाहिए। अब मिनिमम 9% मुझे मेंटेन करना है, अगर नहीं मेंटेन होता तो वो आरबीआई आपके ऊपर फिर कार्रवाई कर सकता है, जो कि यहां पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से जुड़ी होती है, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आरबीआई क्या कार्रवाई कर सकता है अगर ये मेंटेन ना कर किया जाए, अगर इससे नीचे आ जाए तो आरबीआई के पास क्या पावर है, क्या क्या किया जा सकता है उस बैंक के पास, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा आपका टॉपिक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से रिलेटेड। तो ये आपका समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं, ये वाला फंडा। अब यहां पर मान लीजिए 9% है, मुझे मेंटेन कैसे होगा मेरा, उसका एक तो है कि मैं अगर टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल अपनी बढ़ा दूं, यानी कि न्यूमरेटर अगर मेरा बढ़ जाए, न्यूमरेटर कैसे बढ़ेगा, कैपिटल कैसे बढ़ती है। एनपीए के कंसेप्ट पे चलो, एनपीए कंसेप्ट क्या कहता था, ये कहता था
कि अगर कोई अकाउंट एनपीए होता है तो उसके अगेंस्ट प्रोविजन, और प्रोविजन किससे किया जाता है? प्रॉफिट में से किया जाता है। प्रॉफिट जितना कम होगा उतनी आपकी कैपिटल कम होगी, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी अकाउंट एनपीए हो रहा है, अगर मैं उसको एनपीए होने से बचा लूं, एक तरफ मेरी कैपिटल तो कम होती होती है, ठीक है, एक तरफ मेरी कैपिटल तो कम होगी, दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ इसमें यहां पर मेरा जो एनपीए है उसके आगे कैपिटल कम होगी, तो मेरा यहां पर न्यूमरेटर जो है वो भी कम होगा। न्यूमरेटर कम होगा तो मेरा ये परसेंटेज भी कम होगा। तो यानी कि पहली चीज तो मुझे टीयर 1 कैपिटल को थोड़ा सा अपसाइड पे रखना है, यानी कि मुझे एनपीए होने से बचाना है चीजों को, ताकि वो कैपिटल मेरी थोड़ी स्ट्रांग बनी रहे। कैपिटल स्ट्रांग बनी रहेगी तो मेरा न्यूमरेटर स्ट्रांग रहेगा, न्यूमरेटर स्ट्रांग होगा तो ये 9% स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, गॉट इट। और साथ ही साथ अगर कोई अकाउंट एनपीए होता है तो जो अकाउंट एनपीए होता है उसका रिस्क वेट भी तो बढ़ जाता है। ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था रिस्क वेट का, इस रिस्क वेट के चार्ट में यहां पर आपने ये देखा था कि एग्रीकल्चर लोन जो नॉर्मल है 100 रुपए का लोन है और 150 उसका रिस्क वेट है। अगर यही एग्रीकल्चर लोन में से कुछ कंपोनेंट यहां पर 20 रुपए का कंपोनेंट जो है वो अगर एनपीए का है तो उसका रिस्क वेट फिर 150 नहीं होता, उसका रिस्क वेट फिर और बढ़ जाता है, उसका रिस्क वेट हो सकता है 200 कर दे वो। तो जितना ज्यादा रिस्क वेट होगा, जितना ज्यादा रिस्क वेट, तो रिस्क वेट और बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू जो पहले कैलकुलेशन थी उससे रिस्क वेट बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा रिस्क वेट बढ़ेगा उतना डिनोमिनेटर बढ़ेगा, जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा उतना ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा। 9% से नीचे गिरावट देखने को मिलेगी जितना डिनोमिनेटर कम होगा। तो इसलिए आपको न्यूमरेटर को बढ़ाना है, डिनोमिनेटर को कम करना है। उसके लिए एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ये करनी होती है, सबसे पहली चीज कि आप ऐसे लोन्स दें जो कम रिस्की हो। दूसरी चीज, अगर लोन दे दिया गया है उसके बाद वो लोन एनपीए हो रहा है, उसको एनपीए होने से बचाइए, या फिर एनपीए ना होने दीजिए, या फिर एनपीए हो गया तो तुरंत उसकी रिकवरी कीजिए। तभी आपका ये जो न्यूमरेटर है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और डिनोमिनेटर जो है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्लियर है बात मेरी? समझ में आई? आई होप सो कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इसको किसी भी तरह से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा एनपीए की प्रोविजनिंग से। एनपीए की प्रोविजनिंग का कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट रहता है, ठीक है। ये आपका कुछ लिखा हुआ है, आपका थ्योरी पार्ट है, ये आपके ऊपर है, आप पढ़ लेना, मैंने इसमें बता दिया है। हाँ, अब एक और चीज जो बताने वाली है वो मैंने अभी आपको बताया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है इसका फॉर्मूला भी ये देखो यहां लिखा हो, इसको हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी कहते हैं, CRAR भी कहते हैं। अगर आपने कहीं कैपिटल एडिक्वेसी ये आ गया तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये क्या है, तो यही बात है, ठीक है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अब जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है, ये रेशियो यहां पर आपका बेजल 1 के तहत लिया गया था, बेजल 2 फिर बेजल 3 आया, अभी जो बेजल 3 चल रहा है इसमें इन्होंने और चीजें इंक्लूड कर दी है। बेजल 1 में केवल और केवल क्रेडिट रिस्क के ऊपर फोकस था, लेकिन बेजल 3 में यहां पर इन्होंने टोटल 3 कंपोनेंट यूज कर लिए हैं, जिसमें आपके मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, इन्होंने क्रेडिट रिस्क को भी देख रहे हैं, ये लोग मार्केट रिस्क को भी टारगेट कर रहे हैं और ऑपरेशनल रिस्क को भी टारगेट कर रहे हैं। यानी कि बेजल 1 में हमने सिर्फ टारगेट किया था किसको? हमने टारगेट किया था भाई क्रेडिट रिस्क यहां पर इतना होना चाहिए, 9% मेंटेन होना चाहिए। फिर धीरे धीरे इवॉल्वमेंट हुई, उन्होंने अब टारगेट करना शुरू किया मार्केट रिस्क को, कि मार्केट रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने कुछ डिजाइन की। लेकिन मार्केट रिस्क में कोई भी फॉर्मूलाज नहीं है, मार्केट रिस्क में प्योर थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी के ऊपर काम किया गया। और फिर ऑपरेशनल रिस्क को भी कम करने के लिए उन्होंने पॉलिसीज डिजाइन शुरू की, जिससे यहां पर बैंक में जो सर्वर है, फ्रॉड्स हैं वगैरह वगैरह वो कम हो सके, तो पॉलिसीज की डिजाइनिंग हुई। तो थ्योरेटिकल चीजें आपकी बाकी टाइप ऑफ रिस्क में आई, वो भी बेजल का काम, वो भी बेजल का ही यहां पर पार्ट रहा। और उसके बाद यहां पर एक सुपरवाइजरी रिव्यू की बात की गई कि जो भी बैंक्स हैं वो यहां पर सुपरविजन में रहने चाहिए, पूरे पूरे सुपरविजन होना चाहिए, आरबीआई उनका सुपरविजन करे, कंटिन्यू उनकी देखरेख होनी चाहिए, ताकि कहीं पर भी वो गड़बड़ाए ना, कहीं पर भी अपने पाथ से जो उनका मेन एम है उससे गड़बड़ ना हो जाए। जैसे अभी जैसे हमने कल भी एग्जांपल देखा था, मैंने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की बात की थी मैंने जब आपको, तो उसके ऊपर अगर अच्छे से सुपरविजन किया जाता, अच्छे से वॉच रखी जाती, जैसे आरबीआई पेनल्टीज वगैरह लगाता रहता, तो उसकी बात कर रहे हैं। तीसरा मार्केट डिसिप्लिन, इसके तहत ये कह रहा है कि मार्केट डिसिप्लिन कि जो भी चीजें यहां पर अवेलेबल है मार्केट में और जो भी चीजें अवेलेबल है बैंक की, वो मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए पब्लिकली।
आपके द्वारा कोई भी चीज छुपाई नहीं जानी चाहिए, यानी कि आपका सीआर कितना है, आपके लोन कितने, एडवांसेस कितने, फिगर्स जो हैं वो सारे सारे लोगों को मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई चीज आप छुपा रहे हैं, मार्केट शुड नो अबाउट योर फैक्ट्स, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स यहां पर बेसल 3 नॉर्म्स के तहत यहां पर किए गए थे। तो आई होप सो कि ये बेसल नॉर्म्स का कंसेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ है तो पूछ लो, नहीं तो मेरी तरफ से आज का टॉपिक एंड हो चुका है। अगला टॉपिक फिर हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्रेडिट स्कोर नहीं पढ़ता आशुतोष, मैं बहुत बार पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन है ऊपर का, वो बता दो कमेंट बॉक्स में। एक सेकंड देखते हैं क्या पूछा तुमने। सर ये मंथली कैलकुलेशन को बढ़ती है 1 ईयर का? ये ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कैलकुलेशन कब करनी पड़ती है, ये कैलकुलेशन आपकी डेली बेसिस पर ही रहती है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो कहत रहती है, हमारा करता रहता है। हाँ, 3 महीने बाद इनकी ऑडिट होती है, मतलब बैलेंस शीट वगैरह हमारी 3 महीने बाद बनती है, तो तभी ये फिगर्स जो है पब्लिकली डिस्क्लोज किए जाते हैं सारे के सारे, कितनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है बैंक की। लेकिन इसको मेंटेन डेली बेसिस पर ही करना पड़ता है बैंक को, ठीक है। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिर हम नेक्स्ट वीक होगा नेक्स्ट सेशन आपका, उसमें मुलाकात करेंगे। और नेक्स्ट वीक से मैं आपके लिए जो एसबीआई क्लर्क एग्जाम है उसकी भी मैं रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस क्लासेस की थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो रिवीजन क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी नेक्स्ट वीक से। वो मैं अभी आप शाम को मेरे शेड्यूल देख लेना, उसमें शेड्यूल सारा मैं इस महीने का पूरा पूरा शेड्यूल उसमें डाल दूंगा आज शाम को, नहीं तो कल शाम तक आपको पूरे पूरे इस मंथ का मेरी तरफ से सारे शेड्यूल क्लासेस का दे दिया जाएगा, ठीक है, देख लेना। नहीं आज नहीं है बेटा, आज वो एग्जाम है ना, तो हम नेक्स्ट वीक में इकट्ठी करवा दूंगा, ठीक है, आज नहीं है क्लास कोई भी और।